हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे और एसएससी सीजीएल की बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि गारंटीड सिलेक्शन आपको देगा। ऑफ कोर्स इस बार एसएससी ने बच्चों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनालिसिस जो है वो मना कर रखा है, बट स्टिल आई गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से चीज़ों को समझ कर करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर ज़रूर हो जाने वाला है। बिफोर दिस अ बिट अबाउट माई प्रोफाइल बच्चों, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड एईओ ईडी ऑफिसर हूं। इसके अलावा मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, ओरिएंटल एओ और कई और एग्जाम्स भी निकाले हुए हैं। इनमें से 3 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। तो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं बच्चों करंट वीडियो पे। एसएससी सीजीएल 2025 का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर देते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन इज मैथ्स। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग मैथ्स को प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो आप लोग बच्चों कर सकते हैं मोस्टली मोस्टली आप जो प्रिपेयर करके चाहिए, दैट इज अरिथमेटिक का सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, वो हमारा हो जाने वाला है ज्योमेट्री का। राइट, ये दोनों जो आपके सेक्शंस हैं बहुत ही क्रूशल पार्ट प्ले करेंगे। अलजबरा जो है, अलजबरा बहुत ही मिनिमल जो है वो मेरे ख्याल से पूछी जाएगी ऑफकोर्स। तो अलजबरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा वी हैव नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस वाले सेक्शन से भी नहीं आने चाहिए। राइट, तो दो दो जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं अलजबरा, अरिथमेटिक और आपका ज्योमेट्री। राइट, अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा एंड देन उसके बाद ज्योमेट्री। उसके ऊपर बच्चों हम लोग बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, दे आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिव इन नेचर। राइट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव रहेगा, लेकिन अगर आप फोकस रह के अच्छे से करेंगे चीज़ों को तो ज़रूर आप चीज़ों को क्रैक कर जाएंगे। राइट, थोड़ा सा आप ऑप्शंस की तरफ ज़रूर ध्यान रखिएगा। राइट, जहाँ चीज़ें कैलकुलेटिव हो जाती हैं आप ऑप्शंस को देखें, इवन नहीं भी होती हैं तो हम लोग को ऑप्शंस के पास हमेशा ध्यान रख के चलना होता है कि किस प्रकार से यूनिट डिजिट दिए हुए हैं, या अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज के बारे में अगर बात कर भी रहा है क्वेश्चन, तो जो ऑप्शंस हैं वो कितने दूर दूर हैं, कितना हम लोग अप्रोक्सीमेशन से खेल सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके साथ अगर आप अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ें, तो देन यू आर श्योरली गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर वेल। तो बच्चों बात करें मैथ्स में कौन से चैप्टर्स मेरे ख्याल से जो है वो एक क्रूशल रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हो जाने वाला है वो परसेंटेजेस। राइट, परसेंटेजेस बच्चों काफी जो है वो इजी मेरे ख्याल से रहने वाला है। जैसे रहता है ना कि 20% ऑफ अ नंबर इज लेट अस से 0.5 मोर देन 10% ऑफ इट, देन व्हाट इज द नंबर। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से परसेंटेजेस मेरे ख्याल से आने वाला है, काफी इजी ही रहने वाला है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों आपको यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों रहने वाला है। अब प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप इजीली एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ऑफकोर्स। आप मान लीजिए कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया रहा है एंड देन दिया रहे कि 40% का मार्कअप किया हुआ है, तो आपका आ जाएगा मार्क्ड प्राइस, ये वाली चीज हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जाए कि अगर कस्टमर को पहले 15% डिस्काउंट मिलता था और फिर उसके बाद 20% मिलने लगा, तो वो कितना सेव कर लेगा ड्यू टू दिस डिस्काउंट। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों होने वाली है वो हमारी होने वाली है टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड। राइट, टीएचडी वाले क्वेश्चंस कुछ किस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राजू ट्रेवल्स 1/3 ऑफ अ डिस्टेंस एट 40 kmph या जो भी, एंड देन द रिमेनिंग 2/3 एट 60 kmph। और वो मान लो दिया रहेगा कि टोटल 12 आवर्स के लिए ट्रैवल किया, तो इट विल आस्क यू कि टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा। राइट, आपको आंसर करना रहेगा कि इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा। राइट, इजीली हम लोग एवरेज स्पीड निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम के साथ, आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाने वाला है। देन नेक्स्ट बच्चों आपका जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से टाइम एंड वर्क। राइट, टाइम एंड वर्क भी काफ़ी ईजी ही, बहुत ज़्यादा वो नहीं। आप मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि ए कैन डू 1/5 ऑफ अ जॉब इन 20 days, बी उसी काम को मान लीजिए दे दे रहा है कि 30 days में कर सकता है। बोथ स्टार्ट द वर्क, ए एंड बी स्टार्ट करते हैं और मान लो कहता है कि 10 days तक काम करते हैं साथ में, और फिर रिमेनिंग वर्क आके सी फिनिश करता है 6 days में।
देन ऐसे रहते हैं क्वेश्चंस कि अगर बी एंड सी इनिशियली से स्टार्ट करते वर्क तो वो 50% ऑफ द वर्क कितने टाइम में खत्म करते हैं। तो इस प्रकार के भी आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे बच्चों। मिक्सचर एंड एलिगेशन में बच्चों कुछ आप ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि तीन ब्लेंड्स हैं कॉफी के, टी के, वीट के, किसी भी चीज के हो सकते हैं। ए बी और सी तीन ब्लेंड्स हैं, राइट। इनका कुछ रेशियो दिया रहेगा, लेट अस से 2:3:4 दिया हुआ है रेशियो। देन उसमें से कुछ लीटर्स दिया रहेगा, मान लीजिए 100 लीटर्स और 10 लीटर्स समथिंग। 100 लीटर्स जो है वो रिमूव हो रहा है, राइट। और उसके बाद फिर कहेगा कि ए की इतनी क्वांटिटी और बी की इतनी क्वांटिटी उसके बाद और ऐड करी जा रही है। तो फिर बी और ए में अगर इतना डिफरेंस है, बी और ए में अगर इतने लीटर्स का डिफरेंस है, तो इनिशियल क्वांटिटी जो है वो कितनी रहेगी। तो बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका ये रहता है कि अगर रेशियो ये यहाँ पर इतना था तो 100 लीटर्स जब पूरे उसमें से रिमूव होगा तब भी रेशियो ये 2:3:4 ही रहा होगा। देन फिर आप उसके बाद एडिशन पे खेल के इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक चीजें आपको काफी अच्छे से क्लियर समझ में आई होंगी। देन नेक्स्ट बच्चों हम लोग का जो इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो रहने वाले रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। अब रेशियो से बच्चों आप किस प्रकार से मेरे हिसाब से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए दो कमोडिटीज हैं ए एंड बी, राइट। उनकी आपको क्वांटिटी जो है वो परचेस करनी थी, मान लीजिए इसकी 10 किलो और इसकी नहीं है गिवन, आप मान लीजिए x kg, राइट। इसका प्राइस जो है मान लीजिए ए का प्राइस जो है वो गिवन है कि बी के 4 टाइम्स है, तो अगर इसका प्राइस y रहा होगा तो इसका प्राइस जो है वो 4y रहा होगा। लेकिन अब कहेगा कि गलती से इनकी क्वांटिटी जो है इस क्वांटिटी में खरीदी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्वांटिटी हो जाती है इंटरचेंज यानी स्वैप हो जाती है। तो आप 10 और x खरीदने की जगह x और 10 खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से आपका बिल जो है लेटर से बोलता है कि 60% से बढ़ जाता है। तो फिर आपको पूछेगा कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो ऑर्डर हुई थी ए एंड बी की वो किस रेशियो में हुई थी, राइट। तो इस प्रकार से रेशियोज के आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बच्चों आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी इजी जो है मेरे ख्याल से एवरेजेस आने वाला है, राइट। लेट अस से कि 20 बॉयज हैं जिनकी एवरेज एज जो है वो 25 है, राइट। अब आपको कहता है कि 1 बॉय एडिशनल आता है, 1 बॉय एडिशनल आता है जिससे एवरेज जो है आपका 0.5 से ऊपर चले आता है। तो फिर उस वाले बॉय की आपको जो है एज बतानी रहेगी। तो आप किस प्रकार से बच्चों को ऐसे करते हैं, काफी बढ़िया है। 0.5 से बढ़ रहा है तो 20 बॉयज की अगर एवरेज एज 25 है तो 25 तो उसकी मिनिमम होगी होगी, प्लस 0.5 इंटू 20 बॉयज पहले थे और एक बॉय और आ गया, तो 0.5 इंटू 21 प्लस 25। इस प्रकार से आपके एवरेजेस के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन एर्थ जो है नेक्स्ट चीज जो आप देखने सकते हैं, पार्टनरशिप्स, राइट। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ भी मेरे ख्याल से आप 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में बच्चों मेरे ख्याल से डायरेक्टली चीजें नहीं आ जाने वाली हैं। हो सकता है एक आपके स्लॉट में अगर कोई इजी फंस जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी लाइक कि ए जो है वो स्टार्ट करता है बिजनेस विथ 1 लाख, फिर बी जो है ज्वाइन करता है आफ्टर लेटस से 3 मंथ्स और वो लेके आता है 2 लाख। फिर उसके बाद बोलेगा कि आफ्टर 6 मोर मंथ्स ए जो है वो विड्रॉ कर लेता है। कुछ इस प्रकार से बच्चों चीजें रहने वाली हैं, राइट। अब इससे आपको दोनों चीजें पूछ सकता है, या तो ऐसे में पूछ सकता है कि जो फाइनल रेशियो ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, या तो जो है वो आपको प्रॉफिट दे देगा और उनमें से ए या बी एक किसी भी पर्सन का शेयर जो है वो पूछ लेगा। बच्चों इसको ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि ए और बी, मेनली मेरे ख्याल से ये चीज इस प्रकार से आने वाली है, ए बी और सी 3 पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पर्सन से ज्यादा जाने की संभावना जो है वो काफी कम हो जाती है, राइट। उसके बाद बच्चों हम लोग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। प्रपोर्शन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं आने वाला है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बहुत चीजें ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि मान लो आपको 4 नंबर्स गिवन हो, राइट। 4 नंबर्स आपको गिवन हो तो विच नंबर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इन दोनों में से ऑफकोर्स कोई एक ही चीज आएगी कि 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी एंड डी, राइट। इनमें से कौन सा नंबर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए सच दैट ये बाकी चारों नंबर्स जो है वो प्रपोर्शन में बन जाए। तो काफी मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी इजी हो जाने वाली है। देन नेक्स्ट चीज जो बच्चों इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं SI CI, यहाँ से भी आप 2 to 3 क्वेश्चन जो है वो पकड़ लीजिए।
मेरे ख्याल से आ सकते हैं। देन राइट, सिंपल इंटरेस्ट में अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से कि गिवन रहेगा कि मेरे ख्याल से 5% ऐसा ही लगेगा फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। आपने कोई अगर सम बोरो करते हैं तो पहले 3 साल के लिए आपको 5% लगेगा, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मान लो 10% लगेगा। 10%, 5% ऑफ नहीं, 5% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 10% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, राइट। 3 साल के लिए अगर आप लेते तो इतना, फिर उसके 3 साल के बाद जितना पीरियड बचेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के पीरियड के लिए आप 10% पर एनम रहेगा। लेकिन अगर इसके भी बाद यानी 3 साल और 5 साल इससे भी अगर एक्सीड करता है, अगर आप इससे भी ज्यादा अमाउंट से ज्यादा पीरियड के लिए अगर लोन लेते हैं तो आपका 20% लगेगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से एसआई का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लो गिवन रहे कि आपने अगर टोटल इंटरेस्ट जो है वो भरा 17,000 10 ईयर्स के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों कैसे करते हैं? 17,000 अगर आपने 10 ईयर्स के लिए भरा है तो 5% तो 3 साल के लिए यानी 15% आपने वो भरा होगा। 10% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, राइट, क्योंकि 10 ईयर्स बोल रहा है ना, तो 3 और 5 8 साल, और ये वाले पीरियड के लिए 2 ईयर्स और। तो हम लोग को पता है कि 10 इंटू 5 जो है और 5 इंटू 3, ये पूरा पूरा तो आपने एटलीस्ट लिया होगा। तो 5% इंटू 3 15%, 10% इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50%, और फिर 2 साल और यानी 20% इंटू 2 40%। तो जितना भी ये परसेंटेज आ जाएगा वो आपका हो जाएगा ये 17,000। फिर आपको निकालना रहेगा उसमें प्रिंसिपल और ऐसा कुछ, राइट। तो एस आई भी मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार से होने वाला है। एस आई सी आई में बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से ये है कि सी आई वाले केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैसे भी, मैं बच्चों को बताता हूँ कि सी आई में मान लो दिया रहे कि 5 ईयर्स के बाद अमाउंट जो है वो अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स दिया रहे, एंड देन 4 ईयर्स के बाद भी अमाउंट दिया रहे कि 5 साल के बाद अमाउंट जो है इतना है और 4 साल के बाद अमाउंट इतना है, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो काफी इजी रहने वाला है, राइट। हम लोग को पता है कि सीधा सीधा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे मान लो कि 5 साल के बाद कोई चीज हो जाती है 110 अमाउंट और 4 साल के बाद हो जाता है 100, राइट। तो ये देता है हमको 1.1। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ बच्चों? पहले से 1 हटा देना आप इसमें से, तो 1 हटा दिया तो 0.1, राइट। तो 0.1 का हम लोग को पता है का मतलब क्या हो जाता है, दिस इंप्लाइज इनटू 100 आप कर लेंगे तो दिस बिकम्स 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वी नो कि सीआई में जो है वो एक जीपी पैटर्न फॉलो करता है, राइट। तो दिस इज जीपी, तो 1.1 टाइम्स हो रहा है यानी कि 0.1 टाइम्स का इंक्रीज यानी कि 10% का इंक्रीज। तो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन सीआई। और बच्चों आप मेरे ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि कोई अमाउंट है वो ए टाइम्स होता है मान लो बी ईयर्स में, तो वो सी टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि 8 टाइम्स हो रहा है 2 ईयर्स में, राइट, तो 16 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। काफी इजी रह जाने वाला है, आपको इसका फॉर्मूला जो है मेथड जो है ऑलरेडी पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद बच्चों ऑलरेडी जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अलजबरा जो है वो बहुत ही मिनिमल पूछी जाने वाली है मेरे हिसाब से। अलजबरा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहने वाला है, राइट। बेसिक आइडेंटिटीज अगर आप पढ़ के जाना चाहें तो बच्चों पढ़ के जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि जो आपके x+1/x वाले क्वेश्चन है, राइट, हम लोग कह रहे थे ना ये x+1/x वाले क्वेश्चन, x-1/x वाले क्वेश्चन, ये दोनों ही इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो बच्चों उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट डिस्कस करूं, हम लोग ने अरिथमेटिक जो है वो अच्छे से मेरे ख्याल से डिस्कस कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से मेन होना चाहिए अरिथमेटिक में ये चीजें। नेक्स्ट जो है बच्चों हम लोग आ जाएंगे ज्योमेट्री के ऊपर, राइट। ज्योमेट्री में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो कहीं कहीं आपको देखने को मेरे हिसाब से मिल सकता है, तो घबराइएगा नहीं, ऑप्शंस की तरफ देखिएगा, राउंडिंग ऑफ कीजिएगा, अप्रोक्सीमेशन कीजिएगा, यूनिट डिजिट देखिएगा, चीजें जो है वो बन जाने वाली हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से ज्योमेट्री में आप क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सरफेस एरिया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, ये सब चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन एक्सपेक्ट ऑफकोर्स कोन, आप लोग पढ़ के जाते हैं तो कोन अच्छे से करके जाएंगे हम लोग, सिलेंडर भी अच्छे से करके जाएंगे, देन वी विल हैव स्फीयर ऑल्सो। और मेरे ख्याल से बच्चों आपको इस बार जो है प्रिज्म और पिरामिड, इन दोनों पे स्पेशल ध्यान जो है वो देके जाना चाहिए, राइट। उसके अलावा ऑफ कोर्स आप ज्योमेट्री में, ये तो मेरा ख्याल से मेंसुरेशन वाला पार्ट हो गया, ज्योमेट्री वाला चीज के लिए आई थिंक ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल और राइट एंगल दोनों इंपॉर्टेंट जो है वो आपके रहने वाले हैं। इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये सब। देन सर्कल्स में जो कॉर्ड की मेन प्रॉपर्टीज होती हैं एंड जो टेंजेंट की रहती हैं, इन दोनों को बच्चों मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो देन यू आर श्योरली गोइंग टू क्रैक बोथ अरिथमेटिक और ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी आपका बढ़िया जो है
वो चले जाने वाला है। अब उसके बाद बच्चों और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग मैथ्स में? जस्ट एक चीज़ और मेरे ख्याल से मैं ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ज़रूर कवर करके जानी चाहिए। एक तो होने वाली है वो स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन की जो जितनी भी लाइन की इक्वेशन रहती है ना, और जितना भी आप फॉर्म्स पढ़ते आए हैं वो आप कवर करेंगे। देन एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे रहती हैं चीज़ें, राइट? कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, इंटरसेक्टिंग होते हैं तो एक सोल्यूशन होता है, पैरेलल होता है तो नो सोल्यूशन होता है, ओवरलैपिंग होती है तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होती है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बच्चों जितनी भी कंडीशंस होती हैं, राइट, वो आप अच्छे करके जाएंगे। एंड इक्वेशंस ऑफ लाइन सारी अच्छे से करके जाएंगे, राइट? 2 पॉइंट फॉर्म और ये सब भी पूरा आप अच्छे से करके जाएंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपको पता होगा कि ये भी एक प्रकार की इक्वेशन ऑफ एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है, जहाँ m जो है वो उसका स्लोप हो जाता है, राइट? c जो है वो क्या हो जाता है, उसका y इंटरसेप्ट, राइट? y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट जब आप x को 0 पुट करते हैं, तो इसको आप अच्छे से करके जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों अगर एक इंपॉर्टेंट और डिस्कशन पे आऊँ तो आई डोंट थिंक कि जो आपका कभी कभी अर्लियर एग्जाम्स में स्टैट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या कोई भी ऐसा आउटवर्ड टॉपिक देखने को मिलने वाला है, आई डोंट थिंक सो, राइट? तो आप ये वाले आउटवर्ड टॉपिक्स जो हैं वो सारे बेफिक्र होके स्किप कर सकते हैं, राइट? फिर बच्चों हम लोग मूव कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सेकंड सेक्शन, दैट इज रीजनिंग, राइट? तो रीजनिंग में आई होप कभी कभी आपको, जैसे हम लोग कुछ मॉक्स देते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी काफ़ी इजी, आपको बेस थ्योरम और कंडीशनल ये सब पे जाने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर मैं कह दूं कि नंबर ऑफ रेड, ग्रीन और ब्लू बॉल्स दे दूं, राइट? कि किसी बैग में 5 रेड, 6 ग्रीन और 8 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं, तो मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो रेड नहीं है। तो अगर वो बच्चों रेड नहीं है तो क्या रहने वाली है, ग्रीन या ब्लू। तो ग्रीन और ब्लू टोटल हमारे पास कितनी है, 14, और टोटल बॉल्स कितनी है, 5, 6, 11 एंड 8, 19। तो ये वाली कुछ इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी होने वाली है। कभी कभी हम लोग को रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व मिल जाता है। कभी कभी रीजनिंग में थोड़ा सा रेशियोज जो है वो हम लोग को वो भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास कोई 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर जो है वो रेशियो में है, लेटस से 4:5, या 4:5 नहीं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं उसको, 2:3 कर देते हैं सच दैट वो इजीली डिविजिबल हो जाए। तो 2:3 के अगर रेशियो में है अल्कोहल और वाटर ऑलरेडी, तो इसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपका मिल सकता है कि कितना वाटर ऐड करूं सच दैट आपका अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। तो राइट, इस प्रकार से आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों प्रॉपर रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सीरीज आप मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में आई डोंट फील कि रॉन्ग नंबर वाली आपकी सीरीज आनी चाहिए, राइट? आई डोंट थिंक कि रॉन्ग नंबर वाली सीरीज आएगी। प्रॉपर जो नेक्स्ट टर्म वाली रहती है ना अपनी, नेक्स्ट टर्म बोल लीजिए आप, या मिसिंग वाला कह लीजिए, राइट? इसमें जो है वो नेक्स्ट जो है वो मिसिंग रहता है, क्वेश्चन मार्क बना रहता है, तो वो कौन सा हो जाने वाला है वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। अब बच्चों सीरीज में भी आई फील कि दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट है, राइट? एक तो आपका जो आपके नंबर्स वाली रह जाती है, राइट? एक नंबर्स वाली होती है और एक अल्फाबेट्स वाली या लेटर्स वाली, आप जो भी बोले, राइट? दोनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों ही आई थिंक सीरीज जो है वो काफी डुएबल हो जाने वाली है। लेटर से फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए 3 एंड देन 5, और मैं कह दूं देन 8 एंड देन कह दूं 12, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या रह जाने वाला है, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं +2 +3 +4 देन दिस हैव टू बी +5 हो जाएगा, तो ये 17। अल्फाबेट्स में भी काफी इजीली आई थिंक चीजें जो है वो आपकी मैनेज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं आएगा। लेटर से कि मैंने कह दिया आपसे कि ये KJL है, राइट? तो इजीली आपको जो दूसरी आपको चीज देगा वो +3 +3 +3 तीनों में ही करके दे देगा, या तो फिर -2 -2 -2 तीनों में ही करने दे देगा। बहुत ज्यादा आपके पास ये भी चीज जो है वो डिफिकल्ट नहीं हो जाने वाली कि इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, या ये इंटरचेंज होके तो नहीं हो रहे हैं। ये वाली चीज मेरे ख्याल से आपको नहीं देखने वाली है, डायरेक्टली ही चीजें हो जाने वाली हैं। और मोस्टली आप इसको अगर ऑप्शन से करेंगे तो बेटर रहता है, राइट? अब पता चला कि अगर आपके मान लीजिए ये KJL ना रह के अगर कोई 6 लेटर रहा, राइट? तो हम लोग अगर उसको पूरा पूरा कर रहे हैं और दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग के 5 जो है वो पूरे सेम है और सिर्फ छठवां अलग है, तो बच्चों हम लोग को स्टार्ट ही करना चाहिए वो 6th वाले से, राइट? पैटर्न तो ईजी है, लेकिन हम लोग पकड़ तो पाए कि किस तरह से उस चीज को अप्रोच करना चाहिए। और भी मेरे ख्याल से जो है वो काफी ईजी देखने को मिल सकता है। मान लो कि ABCD, ये भी हम लोग पैटर्न देख चुके हैं, इसको कभी कभी सीधा सीधा बस रिवर्स कर देता है कि अगर ABCDE जो है वो EDCBA है, राइट? तो अदर क्या हो जाएगा, अदर बच्चों क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उल्टा REHT। कुछ इस प्रकार से आप नॉर्मल काफी सीरीज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मोस्टली मोस्टली आपका 12 से 13 मिनट में जो है वो चीजें रीजनिंग की खत्म हो जानी चाहिए। और बच्चों जो आप मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने हो गए हम लोग के बच्चों, राइट? ये हम लोग का डिस्कस हो गया, देन दिस इज ऑल्सो डिस्कस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो मेरे ख्याल से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे। कोडिंग डिकोडिंग भी मोस्टली इजी ही रहने वाली है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी आई मीन कि मान लो कि आपको चार चार वाला बहुत ज्यादा बड़े स्टेटमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। 2 या 3 स्टेटमेंट्स हैं, मान लो टोटल ही 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट? टोटल ही 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछेगा कि इसका क्या है, तो इजीली हम लोग इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, और उसका वो वाला कोड जो है अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से ये वाला चीज भी डिफिकल्ट नहीं हो जाने वाली है। उसके बाद बच्चों मेरे ख्याल से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं ब्लड रिलेशंस। ये भी आई थिंक इंपॉर्टेंट रहने वाला है काफी, राइट राइट। ब्लड रिलेशंस पे भी आप करीब 2 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। दोनों ही टाइप के 2 क्वेश्चंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो आपका पॉइंटिंग टू वाला रहते हैं, राइट? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऑफकोर्स पॉइंटिंग टू वाला भी 1 या 2 लाइनर, 1 लाइनर ही आपको मेनली मेरे ख्याल से मिलने वाला है। तो आप एक तो पॉइंटिंग टू वाला कर लीजिए और एक तो नॉर्मल स्टेटमेंट, राइट? नॉर्मल स्टेटमेंट रहता ना कि जैसे अनुराग की वाइफ है, ये है, देन उसके वाइफ का बच्चा ये है, तो इन दोनों के आपस का रिलेशन क्या और ये सब, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आप ब्लड रिलेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज जो बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन स्टेटमेंट अजम्पशन ऑल्सो आई थिंक आ सकता है। तो इसको बहुत ज्यादा मेरा कहना है कि हम लोग इग्नोर ना करें। रहता है ना कि इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है वो इस स्टेटमेंट जो है में निहित है, इम्प्लिसिट कौन सा स्टेटमेंट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं आने वाला है, लेकिन आप अच्छे से उसको एक बार कर लीजिए, राइट? और बच्चों इसके अलावा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये वाली चीज रहेगी, तो आपने देखा होगा कि प्लस जो है वो बन जाता है डिवाइड, राइट? इनटू जो है वो बन जाता है माइनस, कुछ इस प्रकार वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, राइट? अगर ये ऐसा परफॉर्मेंस है तो, राइट? तो इस प्रकार से ये वाली चीजें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पे भी मेरे ख्याल से करीब आप 2 क्वेश्चंस लगभग लगभग सिमिलर लाइन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस से बच्चों मैं कह दूं आपको कि कोई वर्ड है सनफ्लेम, राइट? सनफ्लेम, देन इसको कहेगा कि आप इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेटर से आपसे बोल रहा है कि जो लेफ्ट से जो तीसरा लेटर बनता है और राइट से जो सिक्स्थ बनता है, जो भी बनता है डिक्शनरी ऑर्डर में सनफ्लेम के अरेंज करने के बाद, देन उन दोनों के बीच में एक्चुअल जो है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। तो उस प्रकार से भी आप कुछ वर्ड जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग आई थिंक जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहने वाली है, मान लो आपको मैं कह दूं एनिमी, ठीक है? एनिमी, फो, राइट? या कोई और मान लो रीजनिंग, कोई भी चीज, अगर ऐसा कोई ऐसे वर्ड आपको दिया रहेगा और आपको कहेगा कि उसको एज पर डिक्शनरी ऑर्डर जो है आपने चीजों को जमाया, तो कितने लेटर्स की जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड रहने वाली है। आपने कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन जरूर मॉक्स में प्रैक्टिस किए होंगे, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आई थिंक आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार मुझे लगता है कि रीजनिंग में कुछ थोड़ा बहुत नया लेकिन काफी इजी चीजें देखने को भी मिल सकती हैं, जैसे कि एड्रेस मैचिंग, राइट? कि कुछ एक एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस दी रहती है, फिर पूछा रहेगा कि कौन सी जो है वो सिमिलर है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, आप इजीली उसको मैच करके टिक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये चीज नहीं रहने वाली है, राइट? देन उसके बाद बच्चों आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लो आपसे बोलेगा कि विच वन इज ऑड, कौन सा जो है वो ऑड है। अब ऑड में आपके जो ऑप्शंस रहने वाले हैं, कुछ सिंबल्स एंड नंबर्स का मिक्स रहने वाला है, राइट? सिंबल्स एंड नंबर्स का मिक्स। तो यहाँ पे आप इजीली पैटर्न पकड़ सकते हैं। मान लो अगर मैं आपको कह दूं कि सिंबल्स एंड नंबर्स के मिक्स में मैंने आपको नंबर्स जो है वो निहित करके दिए 135, राइट? 135 एक जगह लिख के दिया, एक जगह 246 लिख के दिया, एक जगह 369 लिख के दिया, और एक जगह 8 10 12 लिख के दिया। तो कौन सा जो है वो बच्चों ऑड रहने वाला है? आप यहाँ पे देखेंगे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। तो देयरफॉर दिस इज द ऑड वन आउट। तो इस प्रकार के भी आप कुछ क्वेश्चन जो है वो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन बच्चों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आई थिंक, वो रहने वाली इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज जो है वो आपकी आ सकती है इजीली ही, आई थिंक 2 स्टेटमेंट वाली रहेंगी, 2 स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन, ठीक है? 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स, बहुत ज्यादा बड़ी आई थिंक वो नहीं रहने वाली है।
तो इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जरूर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। फिर बच्चों कौन सी चीजें नहीं आने वाली हैं, जैसे हम लोग ने मैथ्स में भी डिस्कस किया कि कौन सी चीजें जो है वो बहुत ही कम जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आई डोंट थिंक कि एक टुगेदर ही क्रॉस बना देते हैं। क्लॉक्स आई डोंट थिंक आ सकता है। देन कैलेंडर्स भी आई डोंट थिंक कि आना चाहिए। देन क्यूब्स एंड डाइस भी मेरे ख्याल से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो हम लोग सालों साल से पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग देखते आए हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में, ये भी आई थिंक नहीं होने चाहिए। फिगर एम्बीडेड वाला हम लोग देख कर आए हैं, राइट, फिगर एम्बीडेड भी बहुत बार देखा है, ये भी आई डोंट थिंक होना चाहिए। देन काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स भी इसी कैटेगरी में इसको डालूंगा कि काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आई डोंट थिंक कि ये वाली चीजें भी जो है वो बहुत ज्यादा इस बार आपके एसएससी में आपको दिखने वाली है, वे दिखने वाली है, राइट। देन उसके बाद बच्चों क्या हो जाता है, हम लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश में बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 आरसी, एटलीस्ट क्या एक ही आरसी आएगा, 25 क्वेश्चन में कितनी आरसी दे देगा, 1 आरसी ऑफ लेट अस से 5 to 6 क्वेश्चन आप एक आरसी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आरसी जो है वो ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक कि इस बार जो है वो आपका इजी होने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, जैसे बैंक और कैट के एग्जाम से पूछा जा सकता है। जैसे कि टोन ऑफ द ऑथर, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं कि आपने आरसी बिना पढ़े या सीधा सीधा जैसे हम लोग स्कूल लेवल्स पे करते आए ना, अनसीन पैसेज जैसे करते थे, उतना ईजी जो है वो जब तक अभी तक एसएससी में चीजें इजी रहती थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस बार इतना इजी रहने वाली है। अच्छे से आपको पैसेज को समझना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक कि आपको आरसी जो है वो लास्ट में ही अटेम्प्ट करने चाहिए फॉर इंग्लिश पर्टिकुलर सेक्शन, राइट। तो टोन वाला जो है वो क्वेश्चन हो गए, लेकिन आपसे कुछ चीजें ऐसे पूछ सकता है कि जो कि आपका ना जो है अच्छा खासा नॉलेज टेस्ट कर देगा कि आपने कितना उसको पूरा पढ़ा कि नहीं, राइट। कि मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है वो ऑथर ने रखा है, राइट। कुछ ऑथर ने स्टेटमेंट रखा होगा पूरे पैसेज में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको वीकन कर देगा या स्ट्रेंथन कर देगा। तो जब तक आपने अच्छे से पैसेज को समझा नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑथर इवन टू आंसर इवन द टोन ऑफ द पैसेज, अगर आप जब तक पूरा नहीं समझेंगे उसको बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला है। तो इसको आप आरसी को मेरे ख्याल से इंग्लिश सेक्शन में लास्ट में रख सकते हैं। देन उसके बाद पैराजम्बल, पैराजम्बल में मेरे ख्याल से आप लगभग लगभग 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों पैराजम्बल हम लोग काफ़ी देखने वाले हैं, राइट। PQRS भी हमने देखा है, 1 2 3 4 जिस भी फॉर्मेट में आपको चीज़ें आती हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि हम लोग को सबसे पहले हमेशा ओपनर जरूर ढूंढना चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो कौन सा रहने वाला है, आपको अच्छे से ऑप्शंस को स्कैन करना चाहिए, राइट। कभी भी ऐसे अगर आप देखेंगे, मान लो कहता है कि दिस प्रोसेस, राइट, कोई ओपनिंग स्टेटमेंट कह रहा है आपको दिस प्रोसेस, तो ये बहुत अनलाइकली है कि वो ओपनिंग स्टेटमेंट हो, राइट। दिस प्रोसेस यानी इसके पहले जरूर किसी ना किसी प्रोसेस के बारे में बात करी हुई होगी, काफी अच्छा चांस है इस चीज का। तो वो वाला लगभग ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं होने वाले। या आपको कह रहा है कोई भी चीज अगर स्टार्ट हो रही है हेंस से, राइट, कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है हेंस से, तो ये भी जनरली जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते, राइट। तो आपको ओपनर अच्छे से ढूंढने, अगर आपने मोस्टली मेरे ख्याल से ओपनिंग स्टेटमेंट अगर ढूंढ लिया, तो पैरा जंबल को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़े, अगर आपको कहीं जरूरत लगती है बच्चों की दो दो स्टेटमेंट्स की कनेक्टिविटी बनानी पड़ी, मान लो जैसे मैं कह दूं फोटोसिंथेसिस, राइट, और फोटोसिंथेसिस के बाद में ही कह दूं दिस प्रोसेस, तो फोटोसिंथेसिस और दिस प्रोसेस जो है वो लिंक्ड हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिविटी। तो आई डोंट थिंक कि एसएससी में आपको इस बार वाले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर ऑप्शन जो है ऑप्शन स्कैन करके अगर ओपनिंग स्टेटमेंट ही ढूंढ लेंगे, तो आई थिंक वो आपको डिस्टिंक्ट मिलने वाले हैं और आपसे अटेम्प्ट वो चीज जो है हो जाने वाली है। अब बच्चों नेक्स्ट चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो हम लोग को देखने वाली है, वो रहने वाली है आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑल्सो आई थिंक इज गोइंग टू प्ले क्रूशल रोल हेयर। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम लोग बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसके अलावा बच्चों आप किस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, राइट। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। देन आपके सिनोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सिनोनिम्स आप अच्छे से करके जाएंगे। देन आप एंटोनिम्स भी अच्छे से करके जाएंगे। देन नेक्स्ट चीज़ जो है, आई थिंक आप ईडियम्स एंड फ्रेसेस भी ऑफकोर्स ये सब आप करके ही जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट रहने भी वाला है ऑफकोर्स, यहीं से ही आपके मोस्टली मैंने बताया आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले हम लोग ने क्वेश्चंस देखे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला आप करके जाइए, एरर डिटेक्शन वाला करके जाइए। मेरे ख्याल से इस बार इंग्लिश का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाने वाला है। एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस
एरर डिटेक्शन ये जो है, और एंड ऑफकोर्स आरसी जो अपन लोग ने डिस्कस किया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हो जाने वाले हैं। तो आप अच्छे से उस सेक्शन, उस क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे तो ही आप अच्छे से उस चीज़ का करेक्ट आंसर जो है मार्क कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बच्चों जो हम लोग का लास्ट सेक्शन रहने वाला है जीएस। ऑफकोर्स जीएस भी हम लोग को मोस्टली हार्ड ही देखने को मिल रहा है, राइट। तो हार्ड है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, ध्यान रखें अपनी एक्यूरेसी पे, राइट। आप अच्छे से अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, राइट। करंट अफेयर्स आई थिंक इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशल रोल है। करंट अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपको मेनली आप अच्छे से ज़रूर देख के जाना चाहेंगे। एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको 25 के 25 जो है वो टिक करके आए हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आई थिंक 13 to 14, एनीवेयर बिटवीन 13 and 14, 13 to 14 विद अ गुड एक्यूरेसी इन जीएस जो है वो काफ़ी आपका बढ़िया रहने वाला है। तो ओवरऑल बच्चों अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल ऑफ ऑल दीज 4 की जो रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो रहने वाली है मैथ्स आई थिंक मोस्टली ईजी, लेकिन मैं इसको मॉडरेट सिर्फ इसलिए पुट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन और ये सब आपकी चीज़ें हो सकती हैं, और थोड़ा ज्योमेट्री और प्रिज्म में कुछ थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत ज़्यादा आउटसाइड स्कोप चीज़ें नहीं होने वाली है, मोस्टली ईजी, राइट। ईजी टू मॉडरेट हम लोग इसको लिख सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट। देन रीजनिंग आई थिंक जो रीजनिंग जो है वो आपकी ईजी ही रहने वाली है, राइट। एंड देन इंग्लिश एंड जीएस कंबाइंड आई फील दीस आर द डिफिकल्ट सेक्शंस, राइट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऐसे डिफिकल्ट भी अगर मैं लिख दूंगा तो ऐसा रह जाएगा कि अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। ऑफकोर्स अटेम्प्ट किया जा सकता है जीएस में भी, अगर आप ऑप्शंस को अच्छे से इवेलुएट करेंगे, एलिमिनेशन से काम करेंगे, सेम विथ इंग्लिश ऑल्सो, तो चीज़ों को जो है वो काफ़ी अच्छे से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं खुद एक एईओ ईडी ऑफिसर हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और क्वांट एंड डीआई का एसएससी और बैंक के लिए मैं कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लाने वाला हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएससी सीजीएल।